हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय के लिए प्रैक्टिस सेट आज चला रहे हैं, ठीक है। इसके पहले भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इस यूट्यूब चैनल पर बिहार पीजीटी टीजीटी के लिए अपलोड किए हैं। अगर आप लोग सब वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक। यह जो चैनल है अनेक राज्यों के टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ भूगोल विषय से संबंधित चैनल है। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बिहार पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 अप्रैल को होने वाला है। 90% चांस है 5 अप्रैल को हो जाएगा, ठीक है। बाकी 10% देखते हैं क्या होता है। जब तक आयोग कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करती है तब तक, ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है चुनाव की वजह से एग्ज़ाम टल भी सकता है और हो सकता है एग्ज़ाम हो भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, ज़रा सा भी कमज़ोर न पड़े, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। अगर समय पे एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए निरंतर 10-15 दिन जो भी बचा है, 20 दिन, आप निरंतर तैयारी करते रहें, डेली करते रहें। होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है, यह मान के, ठीक। और बहुत ही दुख भरी कहानी है। हर राज्य के जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं या केंद्र स्तर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब में पेपर आउट होने की, ठीक है, हो जा रहे हैं। पेपर आउट होने का पता छात्रों को चलता है तो बहुत सारे बेचारे छात्रों को दुख होता है। इतना साल भर मेहनत करने के बाद जब पेपर आउट हो जाता है तो उनका समय बर्बाद होता है और इतना मेहनत बर्बाद होता है। बेचारे पढ़ते पढ़ते उनको नौकरी नहीं मिलती और बाकी जो पेपर आउट करके नौकरी पा जा रहे हैं। तो ये सब छात्रों के साथ बहुत बड़ी अन्याय हो रही है। तो सरकार एकदम इस पर कोई सरकार गंभीर नहीं है, ठीक है। कोई भी राज्य की सरकार हो, अभी आज ही जो झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर आउट होने की खबर आ रही है। और इसके पहले बीपीएससी जो 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर आउट होने का खबर लगातार मीडिया में है और प्रूफ भी सब दिखा रहे हैं। हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की तुलना में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है? तो यह चूना पत्थर क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस तट पर पत्तन सर्वाधिक है? देखिए, जो भारत के 2 तट है, एक पूर्वी तट है और एक पश्चिमी तट है। एक पूर्वी तट है और एक पश्चिमी तट है, ठीक है। तो पूर्वी तट पे पत्तन कम है, पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, और जबकि पश्चिमी तट पे पत्तन अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिमी तट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महानदी डेल्टा पर स्थित बंदरगाह है? तो जो महानदी डेल्टा पर स्थित बंदरगाह है वह है पारादीप, ठीक है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो 1923 में प्रसारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 4 2 बार हो गया है, दूसरा चौथा देख रहे हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है या श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसकी है? तो यह मिडोज की है, ठीक है। देखिए, अभी जो 6 to 8 का एग्जाम हुआ है, बिहार सामाजिक विज्ञान 6 to 8 का पेपर हुआ था, जो भूगोल के क्वेश्चन आए थे 40 क्वेश्चन में से, ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही थे, 5-6 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल के थे, जबकि 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन वह थे भारत का भूगोल, जो भारत का भूगोल है, ठीक। आरसी तिवारी की बुक है भारत का भूगोल, आरसी तिवारी की बुक है, उससे आए थे 6-7 क्वेश्चन, ठीक। 6-7 क्वेश्चन आरसी तिवारी के बुक से भारत के भूगोल से आए थे, जबकि 5-6 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल थे। आप 25 या 26-27 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से थे, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए कि एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए, आधा से ऊपर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रहेंगे। हाँ, हर पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अदर बुक से आएंगे और वो क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं। उसी की वजह से अगर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाएँ तो पेपर बहुत आसान हो जाएगा, तो मेरिट क्या हो जाएगी, बहुत हाई जाने की संभावना हो जाएगी। इसलिए जो भी पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट होते हैं तो सरल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन और मध्यम क्वेश्चन तीनों को मिला के पेपर सेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एकदम कम पढ़ा रहेगा वो भी सही कर ले जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा रहेगा वो भी सही नहीं कर पाएगा। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग हमारे नोट्स को लिए हैं, ठीक है, या प्रैक्टिस सेट के लिए हैं, उनके लिए हम भारत के भूगोल से, ठीक है, भारत के भूगोल से, मानव भूगोल माजिद हुसैन की बुक से, ठीक है,
उसके साथ साथ हम एक और बुक है भगोली चिंतन के बुक से हम लगभग हर क्षेत्र से 50-50 क्वेश्चन हार्ड बना के देंगे। वो लोग बिल्कुल ना घबराएं। इससे मतलब नेट लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे 50-50 क्वेश्चन, जिससे जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी टॉपिक से भारत के भूगोल जो आरसी तिवारी की बुक से है उससे बनाएंगे क्वेश्चन। मानव भूगोल में जो चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसी चैप्टर से हम माजिद हुसैन सर के बुक से बनाएंगे क्वेश्चन। ऐसे ही भगोली चिंतन से भी 2-4-5 क्वेश्चन आएंगे, उसका भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। और साथ साथ जो भी नोट्स लिए हैं उनको प्रैक्टिकल का नोट्स 20 या 22 मार्च तक दे दिया जाएगा। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का बुक जो है नोट्स बना के उनको वो भी दे दिया जाएगा। वो लोग बिल्कुल ना घबराएं, अपना नोट्स लाइन टू लाइन पढ़ें, बाकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 5 द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसकी है? तो यह है मिंडोज की है, ठीक है। और जबकि एहरलिच की जो पुस्तक है वह है द पॉपुलेशन बम, ठीक है, बम नामक पुस्तक इनकी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह पंचम पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 7 सूखा संभावित विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 8 1972 में सिंचाई आयोग ने कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र का मापदंड को मानकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया था? 30%, ठीक है। 30% से अगर कोई अधिक भूमि है वह सूखा क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। अगर कोई भी भूमि 30% से कम सिंचित क्षेत्र है तो उसको सूखा क्षेत्र मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। उसी समय भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण ये सब आया था। क्वेश्चन नंबर 10 पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 11 निम्नलिखित कथन किसका है? भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तत्वों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हो जाएगा बी, अल्फ्रेड हैटनर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 12 स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो स्थिर अवस्था संकल्पना हाल महोदय ने प्रस्तुत किया था। तो 12 का हो जाएगा बी। यह जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर बोला जाता है, ठीक है। देखिए इस तरह पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप सबसे पहले पृथ्वी के अंदर उद्गम होता है उसको उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। फिर 90 डिग्री पे धरातल पे सबसे पहले जहाँ भूकंपी तरंगें पहुँचती हैं उसको कहते हैं एपी सेंटर। देखिए यहाँ भूकंप आया तो यहाँ पे भी एपी सेंटर होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन जहाँ सबसे पहले पहुँचेगी जो सबसे नज़दीक होगा धरातल पे वह क्षेत्र उसको अधिकेंद्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 14 निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा राइट आंसर सी, कोरंडम सबसे कठोरतम है, उससे कठोरतम हीरा है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुक्षरण एवं नियमन हेतु अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 मृदा निर्माण कितने मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को जगह सी। क्वेश्चन नंबर 18 स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो यह तरुणावस्था में होता है, यानी जब भी नदी एकदम से बाल्यावस्था में होती है तो जो स्थलरूप का विकास होता है अधोमुख कटाव होता है, यानी घाटी का वह निर्माण करती है जो पर्वतों पर नदियाँ रहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल वाली होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 को जगह सी, कैनियन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कहाँ तापमान स्थिर रहता है? तो जो क्षोभ सीमा है वहाँ पे तापमान स्थिर रहता है। यह क्वेश्चन जो है यूजीसी, ठीक है, नेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में पूछा। और यह जो आपको कहीं सविंदर सिंह के बुक में नहीं मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्षोभमंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर कितना सेंटीग्रेड तापमान में कम होता है? तो ये 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। अगर आप
1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम हो जाता है। अगर 165 मीटर ऊपर जाता है तो 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो वायुराशियों के उद्गम यह है साइबेरिया का मैदानी भाग, ठीक है, साइबेरिया का मैदानी भाग इसमें से। क्वेश्चन नंबर 23, सापेक्षिक आर्द्रता कहाँ पर अधिक पाई जाती है? तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है वह उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास के लिए निम्न में से कौन सी स्थितियाँ होनी चाहिए? ठीक है, तो ये है बृहद समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री से अधिक हो, बिल्कुल सही है। कोरियालिस बल भी, और सी है निम्न दाब क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सी, डी उपयुक्त में से एक से, यानी तीनों जो है परिस्थितियाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो यह 1998 विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है। या ऐसे भी कह सकते हैं 20वीं सदी का सबसे गर्म साल कौन सा था? तो 1998 था, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, महासागरीय अर्ध स्थल को कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है? तो जो महासागरीय अर्ध स्थल है उनको 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, एम्पेरर समुद्री टीला किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, कितने प्रतिशत लवणता वाले जल को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24.7। अगर प्रतिशत लवणता है किसी जल का तो उसको खारे जल की लवणता के लिए सीमा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है? तो जो अलास्का की धारा है यह एक गर्म जलधारा है, जबकि लैब्राडोर और बेंगुला की धारा यह एक ठंडी जलधारा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी। देखिए ऐसे उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है इस तरह से, तो यहाँ पे अलास्का का जो धारा है यह इस तरह बहती है, ठीक है, इस तरह बहती है। तो जब भी कोई भी धारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगी वह गर्म जलधारा होगी, जब कोई भी धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वह ठंडी जलधारा होगी। तो जो अलास्का की धारा है, मान लेते हैं यह अमेरिका है इस तरह, ठीक है, इस तरह उत्तरी अमेरिका है, तो अलास्का की धारा इस तरह जाती है उत्तर की तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा गर्म जलधारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देते हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को कौन सा जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में समर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है एक जीव है, यह वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है? तो मुक्त ऑक्सीजन का जो स्रोत है वह है जल। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वह जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है। देखिए महासागरीय क्षेत्र होता है, लेकिन जब यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय महासागर दे दे तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो लैटविया का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, और सबसे कम यहाँ इसमें देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात का है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का एकमात्र देश जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो यह है भूटान। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश में सामूहिक कृषि को कोलखोज के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ए, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो यह भूमध्य सागरीय कृषि। जबकि रोपड़ जो कृषि होती है यह विषुवतरेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। बाजारी सब्जी कृषि यह विकसित क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो यह रोपड़ कृषि किया गया था। देखिए जितने भी यूरोपीय औपनिवेशिक समूह थे उन्होंने रोपड़ कृषि के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका, ठीक है,
और फिर दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्रों में, यानी जितने विश्वतरेखी क्षेत्र थे वहाँ पे उन्होंने रोपण कृषि किया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 40, फूलों की कृषि कहलाती है तो इसको कहते हैं पुष्प उत्पादन कृषि। जबकि कारखाना कृषि जो होती है वह उच्चकृत पशुपालन को कारखाना कृषि कहा जाता है। जबकि ट्रक फार्मिंग जो होती है यह होती है साग सब्जी की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग बिहार टीजीटी पीजीटी भूगोल विषय की तैयारी कर रहे हैं, अगर नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं कुछ मिनिमम चार्ज के साथ, तो आप लोग 70 54 35 12 53 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं नोट्स और प्रैक्टिस सेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता? तो जो स्वच्छंद उद्योग होता है किसी भी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सब उद्योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग नहीं है? रसायन आधारित उद्योग इसमें से कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा सी, जो रबड़ है यह रसायन आधारित उद्योग नहीं है, जबकि यह जो है वन आधारित उद्योग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व का लगभग 50% जनसंख्या कपास का आयात कौन करता है? तो यह करता है यूरोप। विश्व का लगभग 50% कपास का आयात यूरोप करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का होगा सी, जबकि निर्यात जो है चीन, भारत ये सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है? तो जो तृतीय सेक्टर है इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, इसमें रोजगार की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, किस महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? महाद्वीप का अगर कहे तो यूरोप महाद्वीप में। अगर कोई स्पेशल देश पूछ ले तो हो जाएगा यूएसए होगा। ठीक है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, लेकिन अगर महाद्वीप की बात करें तो वह यूरोप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा राइट आंसर ए, डार्विन और मेलबर्न के बीच गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 47, जॉन बिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह किस राज्य में है? तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा बी, असम में। क्वेश्चन नंबर 48, उच्चतम कोटि का पार्सलिन यानी चीनी मिट्टी का बर्तन किस देश का हस्तशिल्प है? तो क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा सी, चीन का। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में विभेदीकरण किस आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो है संपन्न कार्यों के आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है। ठीक है। विभेदीकरण यानी ग्रामीण अधिवास और नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अगर दोनों में डिफरेंस कहा जाए तो क्यों है? मान लिया ग्रामीण जनसंख्या है और यह है नगरीय जनसंख्या, तो दोनों में किस आधार पर विभेद किया गया है? तो वो संपन्न कार्यों के आधार पे विभेद किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों के लोग जो होते हैं द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम क्रियाओं में लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर स्थापित बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? दोहरे ग्राम कहा जाता है। जबकि जो रेखीय प्रतिरूप होती है वह कहाँ पाई जाती है? कोई रेल लाइन हो उसके चारों तरफ, कोई सड़क हो, कोई नहर हो उसके। ठीक है। जबकि जो आयताकार प्रतिरूप है यह जलोढ़ मैदानों जहाँ क्या होती है? सड़क जो होती है वह आगे एक दूसरे पर 90 डिग्री पे काटती है। क्वेश्चन नंबर 51, किस दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण सूखा पड़ा जिसे धूल का कटोरा कहा गया है? तो यह 1930 के दशक में ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, किस महाद्वीप में सन 1550 से 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 52 का बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन भी है। क्वेश्चन नंबर 54, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2023 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा राइट आंसर सी, 132। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, 55 सॉरी
महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा क्या है? तो यह क्लोराइड है सबसे ज़्यादा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है? तो यह चिली सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन विश्व में करता है। क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का पृष्ठवर्ग कहलाता है? तो जो भारत का पृष्ठवर्ग है वह जमशेदपुर को भारत का पृष्ठवर्ग कहते हैं। 58 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 देते हैं, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जो मृत सागर है वह जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 61, रामसर कन्वेंशन किसका संरक्षण करना है? तो यह वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। ठीक है, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरोप महाद्वीप में सबसे कम मरुस्थलीकरण की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अनुमानित उत्पादन है? तो यह 20%। क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा राइट आंसर सी 20%। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक गहराई में निक्षेपी महासागरी या सागरी निक्षेप है? तो यह लाल मृत्तिका सबसे अधिक गहराई में निक्षेपित यह महासागरी निक्षेप है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मालवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरों के लिए अति संवेदनशील है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ए, 59%। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा बी, 1986 में। जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, सैंडल पीक चोटी, ठीक है, स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, यानी किस द्वीप में यह स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा सी, उत्तरी अंडमान में। ठीक है, उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी नदी भी, पवन भी और हिमनद भी। क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो ग्रह होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पार्थिव ग्रह, एक होते हैं जो विहरीय ग्रह या बाहरी ग्रह भी उसको कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य के नज़दीक ग्रह हैं, जैसे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं इसको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ठीक है, यह जो ग्रह होते हैं यह ठोस पदार्थों के बने हुए हैं, इनका घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है और आकार में छोटे होती है। जबकि जो जोविनियन ग्रह है यानी 4 ग्रह, आपका शनि, बृहस्पति, शनि, ठीक है, अरुण, वरुण, ये जो ग्रह हैं इसको बाहरी ग्रह कहते हैं या जोविनियन ग्रह कहते हैं। ये जो होते हैं हल्के पदार्थों के बने होते हैं, इनका घनत्व तो कम होता है और आकार में यह बड़े होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है वह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन में हम लोग देते हैं 72, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं? तो यह होता है तापमंडल। ठीक है, इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, किस प्लेट सीमा को संवर्धित सीमा भी कहते हैं? तो जो रचनात्मक प्लेट सीमा होती है उसको संवर्धित प्लेट सीमा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी में पूछने की प्रबल संभावना है। इसका राइट आंसर है बी, ए, बेतिया, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 75, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो जो बराक नदी है वह सिक्किम और पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण नदी है।
क्वेश्चन नंबर 76, कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया था? तो यह अनुभवी पद्धति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा राइट आंसर सी, अनुभवी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो जो भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण यह रिजले महोदय ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन अपघटक नहीं है? ठीक है, अपघटक नहीं है। तो जो विषाणु है यह अपघटक नहीं है, जबकि कवक और जीवाणु यह अपघटक है। क्वेश्चन नंबर 79, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है? तो यह आवासीय विनाश, सबसे मुख्य कारण जो है आवासीय विनाश है। ठीक है, यानी जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वो जैसे पेड़ पौधे या इसको हम लोग काट देते हैं, उनका आवास खत्म हो जाता है, इसलिए उनका जैव विविधता क्या होती है, घटती जाती है। तो 79 का हो जाएगा सी, मुख्य कारण पूछ रहा है। अगर पूछता है जैव विविधता के कम होने का कारण है तो 3 हो जाता है, मुख्य कारण पूछ रहा है तो इसलिए होता है आवासीय विनाश, सबसे ज़्यादा यही क्या करता है, प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 80, औसत ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा महाद्वीप है? तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप, औसत ऊंचाई के संदर्भ में सबसे ऊंचा महाद्वीप है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ठीक है 1 से 2 किलोमीटर की मोटी बर्फ़ की परतें जमी हुई हैं। तो ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग बिहार पीजीटी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए, तो आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70543512 पे मैसेज करके वहाँ से नोट्स कुछ मिनिमम चार्ज के साथ ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आपको मात्र 149 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे और नोट्स का अलग से चार्ज देना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।